चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर जिंदगियां बचाने से जुड़ा है। एक आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी आने से लेकर मरीज के ठीक होकर घर लौटने तक का सफर कैसा होता है, आज हम यही समझेंगे। विशेष रूप से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यानी जीडीए की नज़रों से इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं द जीडीए प्रोटोकॉल, अ पेशेंट्स जर्नी थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बुनियादी शब्द इमरजेंसी का मतलब साफ कर लेना बहुत जरूरी है। यह शब्द लैटिन भाषा के इमरजेंस से आया है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी अचानक आई स्थिति जहां किसी की जान बचाने के लिए तुरंत बिना एक सेकंड गवाए मेडिकल मदद की जरूरत होती है। यहां वक्त ही सब कुछ है। एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। इस पूरी व्यवस्था को हम एक क्रम से समझेंगे। पहला, इमरजेंसी कॉल। दूसरा, मरीज को सुरक्षित अस्पताल ले जाना। तीसरा, रिसेप्शन और ट्रियाज का तरीका। चौथा, इमरजेंसी वार्ड और वहां से छुट्टी यानी डिस्चार्ज। और आखिर में वृद्धि क्षमता या सर्ज कैपेसिटी का प्रबंधन। तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 1, इमरजेंसी कॉल का उत्तर देना। किसी भी हादसे में सबसे पहला कदम यही होता है। भारत में हम आमतौर पर 108 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़ोन के दूसरी तरफ जो इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर होते हैं, जो अक्सर एक जीडीए ही होते हैं, उनका काम सिर्फ जानकारी लिखना नहीं है। वे प्राथमिकता के हिसाब से तुरंत एम्बुलेंस भेजते हैं और सबसे ज़रूरी बात, एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही फ़ोन पर फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार के निर्देश देना शुरू कर देते हैं। मतलब जान बचाने की प्रक्रिया अस्पताल में नहीं, बल्कि फ़ोन उठते ही शुरू हो जाती है। उस अफरा-तफरी भरे माहौल में एक जीडीए को 5 बेहद ज़रूरी बातें पता करनी होती हैं। पहला, हादसा किस तरह का है। दूसरा, कितने लोग घायल हैं। तीसरा, क्या मरीज होश में है। चौथा, उस जगह की सटीक लोकेशन या कोई लैंडमार्क क्या है। और पांचवा, कॉल करने वाले की अपनी जानकारी। एक पल के लिए सोचा जाए तो फ़ोन करने वाला घबराया हुआ होगा या गुस्से में भी हो सकता है, लेकिन एक जीडीए को बिल्कुल शांत और विनम्र रहकर ये सारी जानकारी निकालनी होती है। कॉल पूरी हो गई और एम्बुलेंस रास्ते में है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सुरक्षित परिवहन यानी सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ सबसे बड़ा मकसद मरीज को तेजी से अस्पताल पहुंचाना है, पर इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उन्हें और कोई चोट ना पहुंचे। इस ट्रांसपोर्ट को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अस्पताल के अंदर का ट्रांसपोर्ट, जिसे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जैसे ट्रॉली, लिफ्ट्स या एस्केलेटर का इस्तेमाल। और दूसरा, अस्पताल के बाहर का या एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एम्बुलेंस से लेकर ट्रेन, गाड़ियां या हवाई जहाज तक शामिल हो सकते हैं। ये मरीज की हालत और आसपास की सुविधाओं पर निर्भर करता है। अब मरीजों को शिफ्ट करने के लिए सिर्फ एक तरह का स्ट्रेचर काफी नहीं होता। अलग अलग स्थितियों के लिए कई तरह के स्ट्रेचर होते हैं, जैसे आम जरूरत के लिए फार्ले या यूटिलिटी स्ट्रेचर, हड्डी की चोट के लिए स्कूप स्ट्रेचर, या फिर रेस्क्यू के लिए नील रॉबर्टसन और पैरागार्ड स्ट्रेचर। जरूरत पड़ने पर काम चलाऊ या इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर भी बनाए जाते हैं, हर स्थिति के लिए एक अलग उपाय। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्ट्रेचर उठाना कोई आम काम नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स और सुरक्षा के पक्के नियम होते हैं। नियम यह है कि मरीज का सिर हमेशा उनके पैरों से ऊंचा होना चाहिए, और जब स्ट्रेचर को उठाया जाए तो मरीज के पैरों को हमेशा आगे की तरफ रखा जाना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल है जिसका पालन करना ही होता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। कुछ ऐसी नाजुक स्थितियां होती हैं जहां ये पैर आगे वाला नियम बदलना पड़ता है। जैसे अगर ढलान से नीचे उतरना हो या मरीज के निचले अंगों में ही चोट लगी हो, हाइपोस्थीनिया की स्थिति में, या फिर मरीज को सीधे एम्बुलेंस में शिफ्ट करते वक्त मरीज की सुरक्षा के लिए इन नियमों को उलट दिया जाता है। सफर अब अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच चुका है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रिसेप्शन और ट्रायाज प्रक्रिया। यहां अस्पताल के अंदर एक बेहद तेज और सटीक मेडिकल प्रक्रिया शुरू होती है। एक सेकंड भी बेकार नहीं किया जा सकता। जीडीए पहले से ही स्ट्रेचर तैयार रखते हैं। जैसे ही मरीज आता है, प्राथमिक उपचार शुरू होता है, और उसके साथ ही एक बहुत जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी चलती है। रिश्तेदार एडमिशन फॉर्म भरते हैं और किसी भी आगे के इलाज से पहले एक लिखित सहमति पत्र या कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जो कानूनी रूप से अनिवार्य है। अब इस अंक 4 पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इमरजेंसी में ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है।
अस्पताल पहुंचते ही जीडीओ को लगातार 4 अहम संकेतों की जांच करनी होती है। आइए देखते हैं वे क्या हैं। ये 4 सबसे अहम संकेत हैं: शरीर का तापमान, नब्ज यानी पल्स रेट, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर और सांस लेने की दर। ये चारों मिलकर बता देते हैं कि मरीज की हालत कितनी नाजुक है। इनकी लगातार जांच करना बिल्कुल अनिवार्य है ताकि डॉक्टर्स वक्त रहते सही फैसला ले सकें। और ये अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है और एक साथ कई घायल अस्पताल आ जाते हैं, तब उस अफरा तफरी को कैसे संभाला जाता है। इस तकनीक को ट्रायाज कहा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मरीजों को उनकी चोट की गंभीरता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। ट्रायाज के इस पूरे प्रोसेस को दुनिया भर में एक यूनिवर्सल कलर कोडिंग सिस्टम से चलाया जाता है। लाल रंग का मतलब है बेहद गंभीर, जिन्हें तुरंत इलाज चाहिए। पीला रंग उनके लिए जो गंभीर हैं पर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हरा रंग उन मरीजों के लिए है जिन्हें मामूली चोट आई है और जो चल फिर सकते हैं। और आखिर में काला रंग उन लोगों के लिए होता है जिनकी जान जा चुकी है या जिन्हें अब बचाना मुमकिन नहीं है। ये सिस्टम इस अराजकता के बीच एक व्यवस्था बनाता है ताकि सबसे पहले उनकी जान बचाई जा सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब समय आता है सेक्शन 4 का, इमरजेंसी वार्ड, और आखिर में डिस्चार्ज का प्रोसेस। मरीज अब सुरक्षित रूप से अस्पताल में अंदर आ चुका है। एक बात समझने वाली है कि इमरजेंसी वार्ड सिर्फ एक बड़ा कमरा नहीं होता, इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, रिसेप्शन एरिया, जहां मरीज आता है। फिर रिससिटेशन एरिया, जो सबसे नाजुक स्थिति वालों के लिए होता है। एक ऑब्जर्वेशन एरिया भी होता है, उन मरीजों के लिए जिन्हें निगरानी में रखना हो, और अगर तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़े तो सीधे ऑपरेशन थिएटर। लेकिन यहाँ सबसे मुख्य बात समझने की ये है कि ये सारे नियम और प्रोटोकॉल तब तक बेकार हैं जब तक इन्हें निभाने वाले इंसान काबिल ना हों। एक बेहतर जीडीए बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, दिल में दूसरों की मदद करने की सच्ची चाहत होनी चाहिए। उनका कम्युनिकेशन और सुनने का हुनर बेहतरीन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, उन्हें पूरी तरह से शांत रहना आना चाहिए। यही इंसानियत ही इस पूरी व्यवस्था की असली ताकत है। खैर, जब इलाज पूरा होता है और मरीज ठीक हो जाता है, तब बारी आती है डिस्चार्ज की। यहाँ भी जीडीए पूरी मदद करते हैं। मरीज एक फीडबैक फॉर्म भरता है, रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपने बाकी बचे बिल्स का निपटान करता है और फिर डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ आकर एक मरीज का इमरजेंसी का ये लंबा सफर खत्म हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियाँ मिलकर एक बहुत बड़े स्केल पर कैसे काम करती हैं। हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, सर्ज कैपेसिटी, यानी अचानक आई भारी भीड़ का प्रबंधन करना। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। सर्ज कैपेसिटी तब पैदा होती है जब अचानक इतने सारे मरीज आ जाएं कि अस्पताल में उन्हें रखने की जगह ही ना बचे। हम सब ने अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान ये देखा है। पूरी दुनिया की मेडिकल व्यवस्था अपनी क्षमता के चरम पर पहुंच चुकी थी और अस्पताल पूरी तरह से भर चुके थे। ऐसे बड़े पैमाने की आफत के वक्त क्या होता है? यहाँ अस्पताल की आपदा प्रतिक्रिया टीम, जिसमें हमारे जीडीए भी शामिल होते हैं, उन्हें एक साथ मिलकर आगे आना होता है। उन्हें अपने मौजूदा संसाधनों को तेजी से और गतिशील रूप से बढ़ाना पड़ता है ताकि इतने सारे घायलों का एक साथ सामना किया जा सके। ये पूरा खेल टीम वर्क और बिना घबराए तुरंत फैसले लेने का होता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले इस आखिरी विचारोत्तेजक सवाल पर एक बार गौर जरूर किया जाना चाहिए। जब अचानक कोई बड़ी आपदा आती है और हमारे पास साधन सीमित होते हैं, तब हमारी हेल्थ केयर प्रणाली, हमारे डॉक्टर्स और जीडीए बिना टूटे अपनी क्षमता को इस हद तक कैसे खींच लेते हैं कि अनगिनत जानें बच जाती हैं। ये सवाल ही हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए दिल में गहरा सम्मान पैदा करता है। इस जानकारी भरे सफर में साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।